हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर अंकित भैया। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है ग्रेविटी। तो हम ग्रेविटी को ना टॉपिक वाइज टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ग्रेविटी क्या होती है, फिर इसकी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम इसके फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि अभी तक आपने इससे पहले वाला चैप्टर नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप इससे पहले वाला चैप्टर देखें, तभी आप इस चैप्टर को समझे। तो हमने पहले वाले चैप्टर में क्या समझा था, फोर्स के बारे में, कि फोर्स क्या होती है। मान लो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, यदि हमारे लिए इसको मूव कराना है, क्या कराना है, मूव कराना है, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ती है, वो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ती है, तभी हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है। यही पढ़ा था ना हमने पिछले चैप्टर में वाले में, ठीक है। अब मान लो हमने एक बिल्डिंग है, मान लो ये हमारी बुर्ज खलीफा है, ठीक है। अब हम इसकी टॉप पर पहुंच गए, ठीक है, हम यहाँ पे टॉप पे आ गए, ठीक है, बुर्ज खलीफा पे हम टॉप पे पहुंच गए। अब देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ से एक पत्थर ड्रॉप कर दिया, हमने फेंका नहीं, मतलब ऐसे छोड़ दिया, ड्रॉप करके इस तरीके से छोड़ दिया। तो वो क्या होता है, जैसे ही हमने छोड़ा वो नीचे की तरफ गिरने लगा। अब वो नीचे की तरफ मूव किया, मूव कब करता है, जब उस पर कोई फोर्स लगाते हैं। लेकिन हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाई, फिर भी ये मूव कर रहा है, यानी कि ये मूव कर रहा है तो इस पर कोई ना कोई सी तो फोर्स लग रही है। तो आज हम उसी फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो उस फोर्स का नेम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। सबसे पहले हमको किसने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने हमारे लिए ग्रेविटी के बारे में बताया था, क्या होती है ग्रेविटी, क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। देखो क्या होती है, देखो इन्हें कैसे बताया था हमको, थोड़ी सी आप लोगों ने स्टोरी तो पढ़ ली होगी, मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो ये क्या, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है, एक पेड़ की आप लोगों ने सुनी तो पहले ही होगी। ये मान लो ये पेड़ के नीचे बैठ गए, ठीक है। अब ये कौन सा पेड़ था, एप्पल का पेड़ था। अब जब ये अपनी बुक पढ़ रहे थे तो क्या होता है, इनके ऊपर एक एप्पल गिर जाता है। तो फिर कि ये क्या करते, एप्पल गिरता है तो ये कहती है ये नीचे ही क्यों गिरा, वो सोचती है कि ऊपर क्यों नहीं गया। तो फिर ये क्या करती हैं, इसके ऊपर रिसर्च करती हैं कि ये नीचे क्यों बढ़ रहा है। फिर वो हमारे लिए क्या बताते हैं, उन्होंने क्या बताया, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। कहने का मतलब ये है हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय अ सर्टेन फोर्स। इन्होंने ये बताया, जिसकी ये मार्कर है, ये मार्कर मेरी तरफ भी अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी तरफ भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये कैमरा है इसकी तरफ भी अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है ये सबकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप कह रहे हो ये खिंच क्यों नहीं रहा, इधर उधर क्यों नहीं जा रहा, तो मैं बाद में बताऊंगा ये क्यों खिंच के नहीं जा रहा। जैसे ये मेरी 5 उंगली है, तो ये उंगली है एक दूसरे की तरफ भी क्या करेंगी, एक दूसरे की तरफ खींच रही होंगी, फोर्स लग रहा है इनके बीच में, इनके बीच में फोर्स लग रहा है। ये उंगली इसको भी लगा रही होगी, ये उंगली इसको भी लगा रही होगी, ये उंगली इसको भी लगा रही होगी, ये उंगली इसको भी, सबको फोर्स लगा रही है। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स ड्यू टू देयर मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये मान लो हमारा m1 है, ये मान लो इनका m2 है, इन दोनों के बीच में जब फोर्स लगती है उसी फोर्स को क्या बोला गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा गया है। काफी बच्चों को डाउट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है जो प्लैनेट्स के द्वारा लगती है, जैसे ये अर्थ मून को लगाती है, सन लगाता है, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब हर एक चीज में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इस मार्कर में भी है, इस बोर्ड में ही, ये बोर्ड मेरे को भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और मैं भी इसको कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूं। जैसे कि बात की है ये मार्कर, अब यहाँ पर मेरे सामने जितनी भी चीजें, ये गेट है, ये कुछ भी सामान है, ये हर एक चीज को लगा रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। बस ये मूव क्यों नहीं कर रहा है, देखो ये मूव इसलिए नहीं कर रहा है, देखो मैं बताता हूं, क्योंकि हम किसके अंदर है, अर्थ के अंदर। तो अर्थ क्या है, अर्थ का बहुत ज्यादा मास है मास। तो अर्थ की क्या कर रही है, अर्थ इसको खींच रही है, जैसे मैं छोड़ रहा हूं इसको अर्थ अपनी चार्ज कर रही है। जिसका जितना ज्यादा मास होता है उसकी उतनी ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अर्थ की बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए हम एक दूसरे को नहीं खींच पा रहे, इसलिए अर्थ इसको पहले खींच रही। अब सपोज करो, सिर्फ मान लो ये पूरी यूनिवर्स में क्या हो गया, हम स्पेस में गए, अब स्पेस पूरा खाली है, उसमें कोई प्लैनेट नहीं, कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ वहां पे आप हो और मैं हूं। यदि इस केस में हम एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर कोई भी प्लैनेट नहीं है, स्पेस पूरा खाली डला हुआ, तो उस केस में क्या होगा, हम एक दूसरे को तरफ अट्रैक्ट होंगे। अभी हम अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि अर्थ, इससे भी बड़ा किसी चीज का मास है वो है अर्थ, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स समझ आया, ग्रेविटेशनल क्या होती है, दो बॉडीज के बीच में,
जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, जिसका जितना कम मास होगा उसकी उतनी ही कम ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। आया समझ में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? आई होप समझ में आ गया होगा। फिर आप कहोगे ये ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब कि अर्थ और हम और कोई सा ऑब्जेक्ट ले जाएं उनके बीच में जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। जैसे कि बात करें मैंने अर्थ एंड मून के बारे में, जो फोर्स लग रही होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है, कौन सी फोर्स लग रही? ग्रेविटी फोर्स लग रही। देखो जहां पे अर्थ की बात की है, अर्थ जिस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ जिसकी, जैसे कि मैंने सन और मून का बोला, तो हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। यहाँ पर जब देखो स्पेसिफिक अर्थ के लिए अप्लाई, हम लोगों ने अर्थ के लिए बात कर दी है कि हम अर्थ में ले रहे हैं ना, तो अर्थ की अलग फोर्स होती है, तो हमने अर्थ के अंदर की जो ग्रेविटी, जैसे कि मून की अलग फोर्स होगी, मून की ग्रेविटी अलग हुई, तो हम वहां पे जाकर ग्रेविटी नहीं बोलेंगे क्या, या तो बोलेंगे मून ग्रेविटेशनल फोर्स या बोलेंगे मून्स ग्रेविटी। लेकिन अर्थ हमने बोला ग्रेविटी, तो इसका मतलब होगा हम अर्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? जब हम ग्रेविटी के द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो अर्थ के बीच में और कोई सा भी ऑब्जेक्ट उठा उसके बीच में जो फोर्स लगेगी उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि मैंने इस मार्कर्स को लगा रहा हूं तो इस पे किसके हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी लग रही है। क्यों? ये कौन अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ? अर्थ अट्रैक्ट कर रही, तो हमने अर्थ का एक स्पेसिफिक नेम दे दिया है। ठीक है, ग्रेविटी बोल दिए, हम इसे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोलेंगे अर्थ की, यहाँ पे क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। जब मून के बीच में और सन के बीच में जो फोर्स लगेगी उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ले बोलेंगे। समझ में आया? आई होप इतना समझ में आया। ये पॉइंट और नोट रख लेना, जिसका जितना ज्यादा मास उसकी उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका जितना कम मास उसकी उतनी ही कम ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। तो पहले आप इतना नोट करो, मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं। तो अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, देखो जब न्यूटन हमारे लिए ग्रेविटी के बारे में बता रहे थे ना, तो उस वक्त उन्होंने हमारे लिए एक लॉ दिया था। उस लॉ को क्या बोला था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। इस लॉ के थ्रू हम बता सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी फोर्स लगा रहेगा, क्या कौन सा ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे की तरफ कितनी फोर्स लगा रहा है। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या दिया था? देखो ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना, उनको एज इट इज याद करना पड़ता है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला था? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उन्होंने क्या बोला था? हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मान लो हमारे पास ये पहला ऑब्जेक्ट है, इसको मान लिया m1, इसको मान लिया m2, तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है एक फोर्स से, और ये भी ऑब्जेक्ट होगा उसी सेम फोर्स से। देखो हर एक ऑब्जेक्ट खुद पर फोर्स नहीं लगाता है, वो हमेशा दूसरों पर फोर्स लगाता है या दूसरा उस पर फोर्स लगाता है। ये अपने आप पर फोर्स नहीं लगा रहा हुआ, ये दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई ना कोई चीज है वो उसकी तरफ फोर्स लगा रही है। ये ना इसको फोर्स लगा रहा है, ये है ये इसको फोर्स लगा रहा हुआ। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में फोर्स नहीं लगा रहा। आप कहोगे ये जो कार है, कार वो अपने आप नहीं भगती, उसमें उसका इंजन फोर्स लगाता है, कोई अपने आप को फोर्स नहीं लगाता, उसमें दूसरा फोर्स लगाता है। ठीक है, इतना समझ आया? उन्होंने बोली जो फोर्स है वो डायरेक्टली क्या बोला? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो इनके मासेस है ना, फोर्स है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली इनके प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो m1 into में m2 इनके प्रोडक्ट। देखो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जितना ज्यादा हमारा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? इनका वेट होगा। ठीक है, और साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनकी स्क्वायर के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरीके से हमने इनवर्सली का मतलब डिवाइडेड में। रेडियस इसका r का मतलब हमने यहाँ पे हमारा डिस्टेंस लिखा है ना, इन दोनों ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अब देखो ये हमारी पहली क्वेश्चन हो गई, ये हमारी दूसरी क्वेश्चन हो गई। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 into में m2 अपॉन में r स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखना आगे। अब ये हमारा देखो, जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक ना एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। अब प्रोपोर्शनल का साइन कब हटाते हैं? देखो ये सब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो जब न्यूटन ने लॉ दिया था, तो जब इन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो इसकी एक वैल्यू निकल के आई, कोई सी भी वैल्यू निकल के आई, उस वैल्यू को उन्होंने दिया नेम दे दिया g। तो d दे दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे m1 into में m2 अपॉन में m2
अपॉन में आर स्क्वायर। और जो उनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस जी की वैल्यू क्या आ रही थी पता है? जी हमारा क्या है? जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। और इसकी वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट से आ रही थी कितनी आ रही थी? 6.67 इंटू 10 की पावर -11, इतनी वैल्यू इसकी निकल के आ रही थी। आया समझ में आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में? आया? अच्छे से आया? आई होप आया होगा। अब एक चीज और पूछ ली जाती है इसके बारे में, इसकी तुम यूनिट ड्राइव करो। तो ठीक है, अब हम ना इसकी यूनिट को ड्राइव करते हैं। तो पहले आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं। आई होप नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। फोर्स इक्वल टू में क्या होगा? जी m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यूनिट को ड्राइव करेंगे। यहां पे लिखेंगे ड्राइव द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था? F इज इक्वल टू में जी m1 इंटू में m2 अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर ऊपर लग देगा। ये तो R2 है, नीचे लगाते, ऊपर क्या होगा? आर स्क्वायर होगा। हमने फोर्स की, हमको पता है क्या होती है ऐसा यूनिट? न्यूटन होती है। ठीक है, ग्रेविटी की हमारे लिए फाइंड करना है तो जी को ऐसे है। इसका क्या होता है? केजी के मास का क्या होता है? केजी। और ये दो मास हैं तो दोनों की मास की देखो यूनिट तो सेम होंगी, मास डिफरेंट हो सकता है लेकिन यूनिट तो सेम होंगी ना। तो यूनिट को हमने इस तरीके से लिख दिया। और ये क्या आएगा हमारा? मीटर स्क्वायर। अब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो डिवाइड में आ जाएगा केजी स्क्वायर इज इक्वल टू में जी। और इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? या तो हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। एक तो ये लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पे ये पावर 2 लग जाएगी, और ये हमारी हो जाएगी ग्रेविटी। ये यूनिट पूछ ली जाती है आपको ड्राइव करने के लिए। और इस यूनिट की वैल्यू क्या होती है ये भी आपको याद रखना चाहिए, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन मीटर केजी की पावर -2। ठीक है, ये इस तरीके से लिख देंगे। और ये जो हमारी फोर्स होती है ये बहुत ज्यादा बिग फोर्स होती है। सो यहां पे लिख देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ बिग फोर्स। ये बहुत ज्यादा बिग फोर्स होती है, इसलिए ज्यादा जोर से फोर्स नहीं लगेगा। आप भी देखते होगे हम एक दूसरे की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। हमने माना कि अर्थ हमारी बहुत ज्यादा स्पीड से हमारे लिए खींच रही, बहुत बड़ा मास है, बहुत ज्यादा, हम उसके सामने एक चिंटी के पैर जितने भी नहीं है, तो इतना छोटे सा है, इसलिए हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और वैसे भी ये बहुत ज्यादा बिग फोर्स होती है, तो उससे भी कोई इंप्रूव नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई पता भी नहीं चल पा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब हम ना इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो आप पहले इसको नोट करो, फिर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करूंगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, क्या क्या इसके इंपोर्टेंस है, या फिर बोल सकते हैं क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है। कभी कभी बार पूछ लिया जाता है, तो क्या आएगा? ये 4 पॉइंट आप लिख कर आ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। क्या बोला गया है? द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। देखो जो अर्थ, ये जैसे कोई मान लेते हो ये हमारे बीच में क्या है? अर्थ है। ठीक है, अब ये क्या लगा रहा है? मून चक्कर लगा रहा है। तो किसकी वजह से ये चक्कर लगा रहेगा? किसकी वजह से लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की चक्कर। देखो ये देखो, मून इसकी तरफ एक फोर्स लगा रहा हुआ, क्या मून इसकी तरफ इसको फोर्स लगाता, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है जिसके चक्कर में ये क्या हो रहा है? ये इसकी तरफ घूम रहा है। पर आप कह रहा होगा ये मून इसकी तरफ आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इसमें भी एक फोर्स लगा रही होगी, बाहर की तरफ एक फोर्स लग रही है। देखो आप किसी पत्थर को हम एक रस्सी से बांध के इस तरीके से घुमाएंगे तो क्या होगा? वो गोल गोल घूम रहा है। अब ऐसे ये रस्सी का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल इसको खींचने का काम कर रही है। रस्सी अपनी तरफ खींचती है जब वो घूम रहा है। अब जैसे ही हम रस्सी को छोड़ देते हैं तो पत्थर होता है हमारा एक किसी डायरेक्शन में चला है। अब जैसे कि यहाँ से इसको मैंने छोड़ दिया तो ये हमारा इस तरीके से भागता हुआ चला जाएगा। हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि हम इसे छोड़ देंगे तो इस तरीके से सीधा हुआ चला जाएगा। तो ये जो फोर्स लगती है ये फोर्स को कैंसिल कर देती है एक बाहर की तरह। इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये होती है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? अंदर की तरफ खींचती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी? बाहर की तरफ ढकेलेगी। उसकी वजह से ये इसकी तरफ आ नहीं पाता है। यही सेम रीजन क्या होता है? जैसे कि ये हमारा सन है,
ठीक है। अब सन की तरफ क्या बोल रही, हमारी अर्थ चक्कर लगा रही, तो ये भी इसी के कारण है। सन अपनी तरफ खींचता है एक फोर्स है, वो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन अर्थ जिस तरीके से घूम रही है तो एक बाहर की तरफ एक वेलोसिटी, एक स्पीड लग रही होगी, छूटना चाहती है तो वो फोर्स लगा रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, जिससे ये वहीं की वहीं घूमते रह जा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ये हमने पढ़ा था फोर्सेस के बारे में, फोर्स हमारी आपस में कैंसिल हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, जिससे हम बंधे हुए, हम किससे बंधे हुए, एक फोर्स के चक्कर में हम क्या रहे, धरती से चिपके हुए। हम हवा में क्यों नहीं पड़ पा रहे, क्यों नहीं उड़ पा रहे हम हवा में, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी के कारण हमारे लिए वापस धरती पे चिपका दे रही है, तो हम किसके कारण भरी हुई, ग्रेविटेशन के कारण भरी हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है द टाइड्स ड्यू टू मून इन द सी। अब देखो जो समुद्र में लहरें आती ना, उनको हम क्या बोलते हैं, टाइड। टाइड का मतलब क्या होता है, लहरें। अब जो समुद्र में लहरें आने का कारण क्या है, मून की वजह से। देखो ये मान लो हमारी पूरी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ में ये पानी भरा हुआ है। अब देखो जैसी सन मून है ना, मून जदर बढ़ते जाता है, उधर क्या होती है, ग्रेविटेशन फोर्स लगती है, अपनी तरफ वो खींचता है पानी को, तो पानी लहर ऊपर को उठ जाती है। अब ये आगे बढ़ जाएगा तो अगली लहर उठ जाएगी, जैसे ये आगे बढ़ता जाता है उसी तरीके से हमारी लहरें उठती जाती है। अब मान लो, ठीक है, ये मान लो अर्थ है, अब ये जो मान लो ये मून है, अब ये इस तरीके से घूम रहा होगा तो इसकी तरफ लहरें खिंचती जा रही होंगी। जैसे जैसे लहरें खिंचती जाएंगी, इस तरीके से लहरें खिंच रही, उससे क्या होगा, पानी को अपनी तरफ खींचता है तो उससे लहरें बनती हैं। ये भी किसका कारण हैगा, ये भी किसका कारण, ग्रेविटी के कारण। तो ये इन लोगों को आपने याद रख लिया है, इसकी ये एप्लीकेशंस को याद रख लिए, बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, जितने भी टाइप्स होंगे सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स रियल करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट करो, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स लिखता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा काम में आएंगे आपको। ठीक है, तो नोट करो। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के, आपके जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इस टॉपिक पर, हम सारे के सारे आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे न्यूमेरिकल के साथ। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या बोला गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी ऑन द अर्थ एंड द मून। मतलब कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी मून पर और अर्थ पर, बताओ क्या होगी। जी क्या है, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब होता है यानी जी की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती, चाहे आप स्पेस के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, किसी भी प्लेनेट पर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन जी की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो दोनों जगह हमारे लिए जी की वैल्यू सेम मिलेगी, वो क्या होगी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही वैल्यू मिलेगी दोनों जगह, क्योंकि जी कैसा हमारा एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं हो सकती है, इसलिए मून पर और अर्थ पर दोनों जगह सेम रहेगी। मार्स पर भी, जुपिटर भी, आप कहीं भी पहुंच जाओ आपकी यही वैल्यू होने वाली है। ठीक है जी की। अब नेक्स्ट की बात करें, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ऐसी कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, कौन सी फोर्स के रिस्पॉन्सिबल है, इसकी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो सन है चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, क्या बोला, आई स्टोन एंड द अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, जब हम एक पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, जितना वो अर्थ, जितनी फोर्स स्टोन लगाएगा उतनी फोर्स क्या लगाएगा, नी आने के लिए कौन लगाएगा, अर्थ लगाएगा, उतनी फोर्स कौन लगाएगा, स्टोन लगाएगा। ठीक है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाए। पर ऐसा क्यों होता है कि अर्थ नीचे आ जाता, सॉरी स्टोन होता है ना, वो नीचे आ जाता है, स्टोन नीचे आ जाता है लेकिन अर्थ ऊपर नहीं आता, ऐसा क्यों पूछा गया, इसमें लिखा है वाई, क्या पूछा गया है, बट नॉट द अर्थ राइजिंग टूवर्ड द स्टोन, जो स्टोन की तरफ अर्थ ऊपर क्यों नहीं जाता, क्यों, इसलिए नहीं जाता क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, अर्थ का मास ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, अर्थ अपनी तरफ स्टोन को खींच लेती है, इसी के कारण क्या होता है, हम अर्थ अपनी जगह पर रहती है और स्टोन नीचे गिर चला है। रीजन में क्या लिख देंगे, अर्थ का मास ज्यादा होता है और स्टोन का मास कम होता है, इसलिए जो हमारी अर्थ है वो स्टोन की तरफ नहीं खिंचती है और अर्थ का मास ज्यादा रहता है, इसलिए वो स्टोन नीचे आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की पूछ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फोर्थ की बात करेंगे, क्या बोला गया है, द अर्थ इज एक्टिंग अपॉन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सन अर्थ पर किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, सन की, सन जिसकी ये हमारा सन है, अब सन के इस पे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा हैगा कि सन इसको अर्थ को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पा रहा है, क्यों नहीं खींच पा रहा है, ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, जब इसकी सन की ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रही है फिर भी ऐसा क्यों नहीं खींच पा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था क्यों नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स लग रही है इन दोनों के बीच में, ये कौन सी लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है कौन सी लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इनके बीच में दो, जैसे कि हम एक पत्थर को बांध ले
अब वो रस्सी किसका काम करेगी, ऐसा घुमाए तो वो रस्सी किसका काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो वो जो रस्सी है, रस्सी वो क्या करती है, इसको खींचती है, लेकिन वो पत्थर बाहर भागने की कोशिश करता है। यदि हम रस्सी को तोड़ दे तो पत्थर भाग जाता है एक तरीके, तो वो रस्सी किसका काम कर रही है, सेंट्रीपिटल का फोर्स। और जो अर्थ घूम रही है तो जब हम छोड़ते हैं तो वो एक किसी डायरेक्शन में भगता हुआ चला जाता है। अब मान लो इस तरफ भी एक फोर्स लग रही है, क्योंकि जब हम छोड़ते हैं तो एक बाहर भाग जाता है। तो ये जो फोर्स लगती है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करे रहते हैं, बैलेंस के कारण ये आपस में खींच नहीं पाते हैं। यही कारण था इसका, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें दो फोर्सेस लगती हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण ये एक दूसरे की तरफ खींच नहीं पाते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इधर को खींचती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर को खींचता है, जिससे ये दोनों न्यूट्रल बने रहते हैं। ठीक है, और आप आगे भी पढ़ोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट में बोलते हैं व्हाई जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। जी को हम यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बताओ क्यों कहते हैं जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सोचो और मुझे बताओ। देखो, क्योंकि जी कैसा हमारा, जी इज इट्स कांस्टेंट वैल्यू, इसकी कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू है जी की हमारी, कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू। इट्स यहाँ पे लिखेंगे रीजन लिखेंगे बिकॉज इट्स वैल्यू कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। एंड एनीवेयर डज नॉट चेंज इन द यूनिवर्स, किसी भी यूनिवर्स में, मतलब कि इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है और कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होती। चाहे आप किसी भी प्लेस पर चले जाओ, किसी भी हाइट पर चले जाओ, यूनिवर्स के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती है। इसलिए हम इसे बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट जी को, या बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, या फिर बोल सकते हैं यूनिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से बात करते हैं, इस टाइप से आप आती है न्यूमेरिकल टाइप के, ये आपके थे थ्योरी टाइप के। अब यहाँ से आते हैं आपकी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उससे पहले ना ये न्यूमेरिकल टाइप के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेंगे, तो मैं इनको रफ कर देता हूँ, ये 5 ऊपर के रफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये रफ। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन इज रिड्यूस हाफ। तो हमें बताना है इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी चेंज हो जाएगी यदि हमने इसकी डिस्टेंस को हाफ कर दिया। तो क्या होगा हमारा, जैसे मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट m1 है, इन दोनों ऑब्जेक्ट की हमने डिस्टेंस चेंज कर दी। पहले मान लो 10 थी, अब हमने इन दोनों की डिस्टेंस चेंज करके 5 कर दी है। तो बताओ इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, कितनी टाइम्स कम होगी या कितनी होगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, सिंपल है, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। हम रेडियस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, जी m1 m2 अपॉन में r2 की जगह हम क्या लिख देंगे, हाफ कर देंगे। तो हाफ लिख देंगे, यहाँ की जगह हाफ कर दिया। रेडियस को हमने r/2 कर दिया, मान लो पहले r थी, अब हाफ कर दिया मतलब r/2 कर दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में, इसको हो जाएगा 4, ये 4 कितना चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या 4 जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इसकी जो फोर्स है कितनी टाइम ज़्यादा हो जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे 4 टाइम्स इंक्रीज। ठीक है, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल और हाफ। हमने इसकी डिस्टेंस डबल कर दी और हाफ कर दी, तो बताओ क्या होगी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स पे, क्या चेंजेस आएंगे, क्या होगा, व्हाट हैपन, बताओ क्या होगा। इसको आप एक बार खुद से सॉल्व करो, सेम इसी जैसा है। तो हमारा इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए, जी इज इक्वल टू में m1 m2 यहाँ पे आएगा अपॉन में आर स्क्वायर। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहला पार्ट की बात करते हैं। पहले हम डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, तो डिस्टेंस को डबल करने का मतलब होगा 2r कर देना, डबल कर दिया 2r का स्क्वायर। तो स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी इसकी जो पहले का आंसर क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, इसकी हमारी फोर्स कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी फोर्स, क्योंकि 1/4 ही तो हो गई, कमी तो हो गई, इंक्रीज थोड़ी हुई है। अब यदि हम इसकी हाफ कर दें, हाफ अभी तो किया था,
जस्ट अभी फोर्स को हाफ किया था तो क्या हो जाएगा, क्या हो रहा था, 4 टाइम इंक्रीज हो रही थी, तो ये आप इसकी क्या हो जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात है, ये सबसे इजी, थोड़ा न्यूमेरिकल में सॉल्व करने प्रॉब्लम आएगी, वैसे तो बहुत इजी है। क्या बोला है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg एंड 120 kg रिस्पेक्टली, कीप एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अनदर। और जी हमारे लिए ग्रेविटेशन की वैल्यू ये इतनी दी है। क्या बोला है क्वेश्चन में, दो ऑब्जेक्ट का मास दिया है 50 और 120, 50 और 120, और उन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है। तो हमें बताना है, क्या बताना, उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुई उन दोनों के बीच की। ठीक है, ये मान लो हमारा मास m1 है जिसके दिए 50, पहले ऑब्जेक्ट का ले लिया हमने 50, दूसरा ऑब्जेक्ट का ले लिया 120, इनकी डिस्टेंस ले ली 10। अब फोर्स का फॉर्मूला कैसा है, F = G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी है, देखो जी की वैल्यू जो गिवन है वही लिखेंगे, 6.7 गिवन है इंटू 10 की पावर 11, और यहाँ पे 50 इंटू में, और रेडियस कितनी दी है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो सीधे लिख देंगे 100, 10 का स्क्वायर ही तो कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर था, 10 दी थी हमारी रेडियस, स्क्वायर कर दिया तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6.67 इंटू 10 की पावर 11 माइनस 11 इंटू, इनको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60, ये हो जाएगा। अब देखो ये कैलकुलेशन तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग इतना, ठीक है, ये आ जाएगा, और ये पॉइंट था तो ये 0 कम हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू 10 की पावर -11। अब इन दो पॉइंट्स को इधर बजाएंगे, 4.02 इंटू 10 की पावर -9, क्यों, यहाँ पे ये दो, ये यहाँ पे -11 था, अब 2 पॉइंट्स यहाँ पे ले आए, ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है, फ्री पॉइंट को हम एडजस्ट करते हैं तो उधर हो जाता है, छोटी छोटी क्लास में आप पढ़ ही चुके हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। देखो अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूजन होने वाली है। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास पूछा क्या, दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स पूछी है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, उनकी वैल्यू पूछी, ग्रेविटेशनल क्वांटिटी क्या होगी, ये अर्थ है और अर्थ की सरफेस पर क्या रखा हुआ है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मान लो आप हो ऑब्जेक्ट आपको मान लिया, तो बताओ इसमें हमारे लिए मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगी, आपका होगी 0, क्योंकि रेडियस 0 होगी। आप सीधा फॉर्मूला लगा F G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, रेडियस क्या, सॉरी r क्या है, एक डिस्टेंस है, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कुछ भी नहीं, ये तो इसी से चिपका हुआ है, डिस्टेंस मतलब 0, नहीं ऐसा नहीं, जब ऑब्जेक्ट उसी के ऊपर रहता है, ऑब्जेक्ट उसी के ऊपर रहता है तब हम उसकी डिस्टेंस सेंटर से कैलकुलेट करते हैं हमेशा, फिर उसका मतलब कि रेडियस इसकी सेंटर से होगी, यहाँ से कैलकुलेट की जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी अर्थ की एक तरीके से रेडियस, तो हमारी बस अर्थ की रेडियस हमारे पास गिवन ही है, क्या दिया, ये दिया है ना 6 ये रेडियस दिया है, बस इसी वैल्यू में पुट कर देंगे। 0 मत समझना, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पर रखा है ना, इसका मतलब है हमें दूसरे ऑब्जेक्ट को सेंटर से लेना पड़ता है, बड़ा वाला ऑब्जेक्ट को फिर हम सेंटर से देखेंगे यदि वो उसी के ऊपर रखा हुआ है तो, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये टाइप का क्वेश्चन भी और डाल लिया, कहीं इसमें ये एक और अलग से क्वेश्चन बन जाता है, और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको आपके पेपर में दिए देंगे, 100% देंगे, एक क्वेश्चन तो ऐसा 100% आएगा, बस वैल्यू चेंज भले हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर अपॉन में, सॉरी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, फोर्स पता, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ग्रेविटेशन की वैल्यू को 6.67 इंटू 10 की पावर -11, मास कितना दिया है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट 1 kg, ठीक है 1 ले लिया, दूसरे ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ का मास कितना दिया है 6 इंटू 10 की पावर -24 kg, ठीक है, रेडियस क्या होगी, रेडियस मतलब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी दोनों की, ये हमारे पास जो अर्थ की होगी 6.4 इंटू 10 की पावर 6, और ये होल स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई करने में बहुत प्रॉब्लम आता है, कोई बात नहीं, मैं इसको आपको इजी तरीके बताता हूँ, आप वैल्यूज को देखो, पावर्स को देखो, पावर्स को सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर, देखो इसको सॉल्व करते हैं, 6.6 यहाँ पे 67 इंटू 10 की पावर -11 और इसके और इंटू 6 इंटू 10 की पावर -24, ठीक है। अब ये स्क्वायर में होल में, तो अब मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ, 6.64 इंटू 6.64, क्योंकि स्क्वायर है मतलब दो बार है, और पावर को भी 2 बार मतलब 12 हो जाएगी, इस तरीके से करना है। देखो इनको खोल लेंगे, अब ये मल्टीप्लाई में मतलब स्क्वायर मतलब 2 बार, ए स्क्वायर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटू में ए, तो हमने ए इंटू में ए तो कर दिया, 2 बार किया था, बस पावर को ऐड कर लिया है, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 12 बचा, 24 थी पावर। अब इस पावर को यहाँ से हटा दी 10, तो यहाँ पे कितनी पावर अकेली बची, 10 अकेला बचा।
इतना आया। अब ये 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट्स भी कैंसिल हो गए, हो जाएंगे हमारे 2 पॉइंट से 2 पॉइंट भी कैंसिल हो गए। अब बचेगा क्या, सबसे पहले बची हुई वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, ये लिख लिया हमने। और यहाँ पे 6 बच गया था और हमारा 10 बच गया था। नीचे क्या बचा है, 6 4 4 × 6। अब यहाँ से कुछ जितना भी कैंसिल हो सकता है हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। पहले 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे बच जाएगा 34, ठीक है। और हम इसे कैंसिल कर सकते हैं 2 से, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 16, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,005 आ जाएगा। और नीचे हमारा लगभग आ जाएगा, ये जाएगा। ये आप इंटू तो आप देखो सिंपल है, कर सकते हो, इंटू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम इन दोनों वैल्यूज को कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा लगभग आ रहा होगा 9.7705। किस तरीके से आपका निकलता चला जाएगा, तो हम अप्रोक्सीमेट में मान लेंगे 9.8। जो मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ पर जितनी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेविटी लग रही है, क्योंकि अर्थ की स्पेसिफिक करके हम ग्रेविटी बोलते हैं, तो उस पर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी हर एक ऑब्जेक्ट पर, 9.8 न्यूटन की ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। कितनी लगेगी फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी 9.8 न्यूटन की ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक्स, आपके हर टाइप से क्लियर हो गए। हमारा ग्रेविटेशन क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।